अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद करता हूँ मैं सालार उर्दू पर। आज हम 10th क्लास का 13वां सबक पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले हमने पहाड़ और गिलहरी पढ़ा था जो अल्लामा इकबाल ने लिखा था। और उसमें ये बताया था कि कोई भी काम, कोई भी कीमत कदर कद से नहीं होती है, छोटे बड़े कद से कोई ज़्यादा अहम नहीं है। ज़्यादा जो अहम है वो है हमारा काम, हुनर। तो आज हम पढ़ेंगे 13वां सबक जिसका नाम है रजिया सुल्तान। और बड़ा ही शानदार सबक है। इक्तिबास भी आ सकता है इसमें से, और 1-2 नंबर के सवालात एबे सीधे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आपको जो आप देख रहे हो, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है उसको आप कमेंट में बता सकते हो। चलो हम शुरुआत करते हैं। जब हम मंजिल की तरफ बढ़ ही चुके हैं, जब हम मंजिल की तरफ बढ़ ही चुके हैं, तो अब हमें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं करनी कि अंजाम क्या होगा। हमारा काम था मेहनत करना और पढ़ना। अब आप लोग अंजाम की कोई परवाह ना करो। चलो हम शुरू करते हैं। रजिया सुल्तान। देखो, रजिया सुल्तान जो थी, सबसे पहले इसके बारे में जान लो। ये पहली औरत थी जो मलका बनी, जिसने हुकूमत की, और हिंदुस्तान पर 3.5 साल तक इन्होंने हुकूमत की थी। तो ये अल्तुतमिश की बेटी थी, और उसके कई बेटे भी थे, लेकिन वो अय्याश पसंद थे। कैसे थे? अय्याश पसंद थे। चलो शुरू करते हैं हम। रजिया सुल्तान सबक का नाम है, सबक नंबर 13वां है। सबक का खुलासा देखेंगे कि सबक का खुलासा क्या कह रहा है। तो उससे पहले हमने पढ़ लिया था इकबाल को। देखो, रजिया सुल्तान दिल्ली के तख्त पर बैठने वाली पहली खातून थी। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि हिंदुस्तान पर पहली हुकूमत करने वाली मलका या औरत कौन थी? रजिया सुल्तान, जो दिल्ली के बादशाह अल्तुतमिश की बेटी थी। वो अपने सभी भाई बहनों में सबसे होशियार और जहन थी। यानी जो उसके भाई बहन थे उन सब में वो ब्रिलियंट थी, होशियार थी, यानी जहनमंद थी। अल्तुतमिश जानता था कि मेरी बेटी ऐश पसंद है, इसलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही रजिया को जानशीन मुकर्रर कर दिया। और आखिरी दिनों में तो चांदी के सिक्कों पर रजिया का नाम भी शामिल कर दिया। यानी जो अल्तुतमिश था वो भली भांति से जानता था कि मेरे बेटे जो हैं अय्याश पसंद हैं, उन्हें हुकूमत करना नहीं आता है। तो इसलिए वो चाहता था कि मेरे मरने के बाद में इस हुकूमत को मेरी बेटी रजिया सुल्तान संभाले। अल्तुतमिश की वफ़ात हुई तो वसीयत पढ़कर सुनाई, जिसके तुर्क अमीरों ने खुलकर मुखालफत की। वो नहीं चाहते थे कि वो एक खातून को दिल्ली के तख्त व ताज पर बैठें। रजिया ने जब ये सब देखा तो कहा कि मेरे औरत होने पर एतराज़ है, तो मैं अमन के खातिर अपने भाई रुकनुद्दीन का नाम पेश करती हूँ। आओ सब मिलकर हम वफादारी का अहद करें। यानी जैसे ही तुर्क अमीरों ने उस चीज़ का विरोध किया। देखो, उससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। आप लोगों के ये रजिया सुल्तान सबक समझ में ऐसे नहीं आएगा, और मैं चाहता हूँ कि तुम इसको अलग ही अंदाज से पढ़ो। तो हम पहले एक वाइट बोर्ड निकाल लेते हैं, उस पे हम आपको समझाते हैं। देखो, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम बता देते हैं आपको। देखो, सबसे पहले जो था एक है रजिया। यानी एक जो नाम आता है रजिया, ये तो इसका नाम है। और ये किसकी बेटी है? अल्तुतमिश की बेटी है। किसकी बेटी है? अल्तुतमिश की। अल्तुतमिश की ये बेटी है। और इसके बाद में देखो, ये पता नहीं आज बोर्ड की शिकायत है, शायद चलने में तकलीफ दे रहा है, ये नहीं पता क्यों दे रहा। तो यहाँ से देख लीजिएगा आप। तो इसके जो एक तो था रुकनुद्दीन। कौन था? रुकनुद्दीन। साफ नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है?
एक बार देख लेते हैं, अगर आपको साफ नजर नहीं आ रहा तो वहीं समझा देंगे। एक जो था वो था रुकनुद्दीन और एक था बहराम और एक थी रजिया। इन सबके पिताजी कौन थे? अल्तुतमिश थे। अब देखो, जब इनकी वफात हो जाती है अल्तुतमिश की, ये चाहते थे मेरी बेटी रजिया तख्त पर बैठे। अब जैसे ही वसीयत पढ़कर सुनाई, तो जब उनकी वफात हो जाती है, तो जब रजिया का नाम पेश किया गया तो तुर्क अमीरों ने, किन्होंने? तुर्क अमीरों ने, तुर्क अमीरों ने इसकी खिलाफत की, मुखालफत की। वो नहीं चाहते थे कि एक औरत जो है दिल्ली के तख्त पर बैठे। जब लगा रजिया को कि भाई अब ज़्यादा ही खिलाफत हो रही है, ज़्यादा ही विरोध हो रहा है उस चीज़ का, तो उन्होंने अपना इस भाई का नाम पेश कर दिया, रुकनुद्दीन का नाम पेश कर दिया। अब पेश करने के बाद बोली, आओ हम सब मिलकर अहद करते हैं, इनके साथ हम वफादार रहेंगे या वफादारी करेंगे। लेकिन ये क्या होता है? अय्याश बादशाह साबित होता है। जो इनकी माँ होती है वो एक हासिद औरत होती है। हासिद कहते हैं एक चिढ़ने वाली, नफरत करने वाली औरत होती है। लेकिन इनको दिल्ली की आवाम मार देती है जब उनकी अय्याशी का पता चलता है और ज़्यादा जुल्म का पता चलता है, तो उसको मार देती है। उसके बाद में होता क्या है, एक जाहिद नाम का शख्स, किस नाम का? जाहिद, एक सूफ़ी था, सूफ़ी जाहिद काज़मी, कुछ ऐसा ही था, नाम याद नहीं है, जहन में नहीं, जब पाठ पढ़ाएंगे तो उसमें कर लेंगे। तो वो अच्छी तरीके से वसीयत से वाकिफ़ था। उन्होंने तो रजिया की तख्त नशीनी का ऐलान कर दिया। क्या कर दिया? ऐलान कर दिया कि भाई आज से रजिया ही हुकूमत संभाले। अब इन्होंने क्या किया? रजिया ने जो काम था 40 अमीरों में बांटा था। कितने अमीरों में? 40 अमीरों में। क्वेश्चन आया भी था। और सबसे बड़ा जो ओहदा था, सबसे बड़ा ओहदा मीर आखोर का था। किसका था? मीर आखोर। वो किसको दिया था? एक हफ्सी था, याकूत, हफ्सी गुलाम था जिसका नाम था याकूत, उसको दिया था। ये गुलाम था। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो होता क्या है, इसके बाद में जो इसका एक बात भाई बचता है बहराम, तो उसके साथ में मिलकर साजिश रचते हैं एक अल्तोनिया भटिंडा का। तो एक शासक होता है, तो उससे जाकर कहते हैं और वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। तो रजिया की फ़ौज और अल्तोनिया की फ़ौज के बीच में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है। लड़ाई का अंजाम ये होता है कि रजिया की फ़ौज हार जाती है। और उसके बाद में जब अल्तोनिया को इस चीज़ का एहसास हुआ, तो उन्होंने अपनी गलती मांगी और फिर बाद में इन दोनों ने शादी कर ली। अब शादी करने के बाद ये दोनों दिल्ली पर हुकूमत करने के लिए वापस से इतने में बहराम को बिठा दिया था। तो उसके बाद में जब बहराम की फ़ौज और रजिया की फ़ौज का मुकाबला होता है, तो रजिया हार जाती है और वो पकड़ी जाती है। तो ये था किस्सा। और इन्होंने 3.5 साल तक हुकूमत की थी। बहुत सारे काम, कुतुब खाने वगैरह ये करवाए थे। ये मैंने आपको समझाया था और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं सीधे सबक पर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यानी उन्होंने, खातून थी जो दिल्ली के बादशाह, इसको शुरू से ही पढ़ लेते हैं जिससे आप लोगों को नज़रअंदाज ना करना पड़े। तो इसको चलो शुरू से देखते हैं। रज़िया सुल्तान दिल्ली के तख्त पर बैठने वाली पहली खातून थी जो दिल्ली के बादशाह अल्तुतमिश की बेटी थी। वो अपने सभी भाई बहनों में सबसे ज़्यादा होशियार और ज़हन थी। अल्तुतमिश जानता था कि मेरे बेटे ऐश पसंद है, इसलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही रज़िया को जानशीन मुकर्रर कर दिया और आखिरी दिनों में वो चांदी के सिक्कों पर रज़िया का नाम भी शामिल कर दिया। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था।
तो जब इल्तुतमिश की वफ़ात हुई तो वसीयत पढ़कर सुनाई गई तो तुर्क अमीरों ने खुलकर मुखालफत की। वो नहीं चाहते थे कि एक खातून दिल्ली के तख्त ताज पर बैठे। रजिया ने जब ये सब देखा तो कहा कि मेरे औरत होने पर एतराज़ है तो मैं अमन के खातिर अपने भाई रुकनुद्दीन का नाम पेश करती हूँ, आओ सब मिलकर हम वफ़ादारी का अहद करते हैं। देखो जब रजिया को यहाँ पर लगा कि तुर्क अमीरों को ये चीज़ पसंद नहीं है तो उन्होंने अपने भाई रुकनुद्दीन का नाम पेश कर दिया और कहा कि इसे हम बादशाह बनाते हैं, आओ हम सब मिलकर अहद करते हैं, वफ़ादारी का अहद करते हैं। इसके बाद में देखो लेकिन जैसे ही रुकनुद्दीन के हाथ में हुकूमत आई तो ऐश व आराम में पड़ गया। जाहिर सी बात था तो रुकनुद्दीन किस में पड़ गया, ऐश और आराम में पड़ गया। देखो जो बाप होता है ना वो सब कुछ जानता है। औलाद अगर ये जो सोचे कि हम अपने माँ बाप से ज़्यादा होशियार हैं, कभी नहीं हो सकता है इल्म उनसे ज़्यादा हो लेकिन समझदारी कभी उनसे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो उसका वालिद तो पहले से ही जानते थे कि मेरे जो औलाद है वो ऐश पसंद है, मक्कार है, तो इसीलिए जाहिर सी बात है तो जैसा उन्होंने कयास अंदाज़ा लगाया उसकी औलाद वैसी ही निकली, ऐश में पड़ गया। तो उसकी माँ रजिया से नफ़रत करती थी। किससे? रजिया से नफ़रत करती थी। वो एक हासिद औरत थी। हासिद कहते हैं चिढ़ने वाली, नफ़रत करने वाली। देखो ये जो नफ़रत का जज्बा है ना, औरत में कुछ ज़्यादा मिलता है। औरत जो होती है वो औरतों से ही नफ़रत करती हैं। अगर किसी ने अच्छे कपड़े भी पहन रखे हैं तो एक दूसरे को देखकर जलेंगी और एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए बहुत सारे सवालात करेंगी, बहुत सारे जवाबात भी देंगी। तो कहने का मतलब ये है औरतों में हासिद का जो वो मादा है वो कई गुना ज़्यादा पाया जाता है। तो उनकी जो माँ थी वो एक हासिद औरत थी। वो अपनी सौतेली बेटी की मकबूलियत से जलने लगी। सौतेली बेटी कौन थी? रजिया थी। उसकी जो मकबूलियत यानी जब वो मशहूर हो रही थी उसको देखकर वो जलने लगी थी। मगर ये ज़्यादा दिन नहीं चला। रुकनुद्दीन ऐशो पसंद व उसकी माँ की ज़्यादतियों की वजह से इस कदर बदनाम हो गया कि दिल्ली की अवाम ने उसको गिरफ़्तार करके मौत के घाट उतार दिया। तो दिल्ली के लोग जब ज़्यादा परेशान हो गए तो उन्होंने जब माँ की ज़्यादतियों और रुकनुद्दीन की ऐश पसंदी की वजह से परेशान हो गए थे तो क्या किया, दिल्ली की आवाम ने उसको पकड़कर मौत के घाट उतार दिया। यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद में देखो उतार दिया। अब जब वो मर गया तो जाहिर सी बात है अब उसका कोई नया संभालने वाला भी होगा। अब दिल्ली की अवाम रजिया की खूबी व इल्तुतमिश की वसीयत से वाकिफ़ थे। उनमें से एक बुजुर्ग थे सूफी काजिमुद्दीन जाहिद। क्या नाम था? सूफी काजिमुद्दीन जाहिद ने रजिया की तख्त नशीनी का ऐलान कर दिया। क्वेश्चन बनता है यहाँ से सीधा सीधा, ध्यान से देख लो और पढ़ लो। अगर आप लोगों को बार बार ये चीज़ देखनी नहीं पड़ेगी, अगर आप लोग कानों से सुन लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, रजिया की तख्त नशीनी का ऐलान किसने किया? तख्त नशीनी का ऐलान किसने किया था भाई? तख्त नशीनी का ऐलान किया था काजिमुद्दीन जाहिद ने। सूफ़ी था, एक बुजुर्ग था, इसका नाम याद करो। पूछा जाए सूफ़ी काजिमुद्दीन जाहिद कौन था, कि वो था कि जिन्होंने रजिया की तख्त नशीनी का ऐलान किया था। इसके बाद देखो तख्त नशीनी पर रजिया ने अहद किया। क्या अहद किया? मैं अवाम की भलाई और सल्तनत की तरक्की के लिए काम करूँगी। मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूँगी जब तक ये साबित ना कर दूँ कि मैं मर्दों से कम नहीं। तो उसने अपने दिल में ये ठान लिया कि जो ये लोग समझते हैं कि औरतें मर्दों से कम होती हैं, जब तक मैं उनके लिए ये ना बता दूँ कि जो औरतें होती हैं वो मर्दों से कम नहीं हैं, तो जब तक मैं चैन और सुकून से नहीं बैठूँगी। जैसे ही हुकूमत संभाली तो उसने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया और फ़ौज की कमान खुद संभालती थी। और रजिया ने बादशाहों की तरह कबा और किला पहनती। कबा और किला क्या है? देखो जो पहनावा होता है एक सैनिक का, एक सिपाही का जो पहनावा होता है उसे बोलते हैं। एक टोपी होती है और लोहे की सी, उसे बोलते हैं ना। अपने नाम के सिक्के जारी किए और सल्तनत में अमन यानी सुकून कायम किया, इंतज़ाम को बेहतर बनाया और आवाम की खुशहाली का हर तरह से ख्याल रखा।
तिजारत को फ़रोग दिया, सड़कें बनवाई, दरख्त लगवाए और कुएँ खुदवाए, और उसने मदरसे कुतुब खाने भी कायम किए। रजिया पढ़ने लिखने का शौक़ था रजिया को, और वो घुड़सवारी व जंग असलों का हुनर भी जानती थी। यानी घुड़सवारी, घोड़ा चलाना, जंग असलों, असला कहते हैं हथियार को, यानी जंग हथियार चलाने में भी वो बड़ी ही होशियार और होनहार थी। रजिया की जो हुकूमत थी बंगाल से सिंध तक थी। देखो बंगाल, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये एक ही था। बंगाल से लेकर सिंध तक थी। कहाँ तक थी? सिंध, तो वहाँ तक थी। तो बड़ी लंबी हुकूमत है। तो रजिया की, अगर क्वेश्चन आ जाए रजिया की हुकूमत कहाँ से कहाँ तक थी, बंगाल से सिंध तक फैली हुई थी। और रजिया दरबार लगाती और बराबरी का भाईचारा को आम किया। और रजिया सुल्तान ने अपने कामों को 40 अमीरों में बांटा। कितने अमीरों में बांटा भाई? 40 अमीरों में, जिनसे वो मुल्की मामलात से मशवरा करती थी। इसके बाद में देखो, यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर जो चीज़ आपके समझ में नहीं आती है तो उसे आप कमेंट में ज़रूर बता दिया करें, और हम वैसे भी नंबर डाल देते हैं, कॉल करके भी बता सकते हैं सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो इसके बाद देखो, रजिया ने जो मीर आखोर का सबसे बड़ा जो ओहदा है, तो वो एक हफ्सी गुलाम याकूत को दिया। याकूत को देने की वजह ये थी, याकूत को इसलिए दिया कि वो ईमानदार और जफाकश था, ईमानदार और मेहनती था। कैसा था? मेहनती था। तो कहने का मतलब ये है, जो जफाकश, ईमानदार, वफादार होना, इसकी वजह से उन्होंने हफ्सी गुलाम याकूत को क्या दिया था? वो मीर आखुर का ओहदा दिया था। ये अहदा अब तक सिर्फ तुर्क अमीरों को मिलता था। जो ये ओहदा था, ये जो पद था, ये जो मनसब था, ये अब से पहले सिर्फ तुर्क अमीरों को मिलता था। ये पहली बार ऐसा होगा कि एक हफ्सी गुलाम को दिया गया। ये बात तुर्क अमीरों को पसंद नहीं आई थी। उन्होंने रजिया को तख्त से उतारने की साजिश की और भटिंडा के गवर्नर अल्तूनिया को बहका कर बगावत की थी। हुआ क्या? भटिंडा के गवर्नर थे जिसका नाम था अल्तूनिया, उसको बहका कर यानी बका कर, यानी उसको अपने बातों में लेकर बगावत कर दी। जब ये बगावत को कुचलने के लिए भटिंडा गई तो उनकी फौज तवील सफ़र से थक गई और मुकाबला हुआ। जाहिर सी बात है, जब एक इंसान दिल्ली से, देखो दिल्ली से अब भटिंडा के लिए जाएंगे, पंजाब में जब जाएंगे तो देखो जो सफ़र, ये तो यहीं पे है, इसको तो कहीं जाना ही नहीं है। अब ये सफ़र करके आ रही है, जब सफ़र करके आ रही है तो जाहिर सी बात है थक जाएगी उनकी फ़ौज। जब थक जाएगी तो जाहिर सी बात है वो हार ही होगी। तो जैसे ही मुकाबला हुआ और रजिया की फ़ौज हार गई और रजिया को कैद कर लिया गया और दिल्ली में रजिया के भाई बहराम को तख्त पर बिठा दिया और बड़े बड़े अहदे आपस में बांट लिए। देखो इसी चीज़ का वो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही रजिया जाएगी वैसे ही एक, जब भी तो कहता हूँ कि मैं जितने भी ज़ख्म दिए सारे अपनों ने दिए। देखो मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ कि मतलब इस रजिया की कहानी में अपने ही विलन हैं और हर इंसान की ज़िंदगी में अपने ही विलन होते हैं और अपने ही आस्तीन के सांप होते हैं। और इसीलिए बेहतर ये है, देखो हम लोग अपने दुश्मनों से बच सकते हैं लेकिन आस्तीनों के वार से हम कभी नहीं बच सकते, क्योंकि उन्हें हमारी कमजोरियों का पता है। और दुश्मन सामने से वार करेगा, उसके तुम्हें वार का पता है। तो इसीलिए हम लोगों को उस चीज़ से समझ लेनी चाहिए कि देखो कहते हैं ना कि गैरों ने ज़ख्म दिए, गैरों ने ज़ख्म दिए, अपनों ने मरहम लगाए। गैरों ने ज़ख्म दिए, अपनों ने मरहम लगाए। अपनों के मरहम में दवा कम और नमक ज़्यादा था। अपनों के मरहम में दवा कम और नमक ज़्यादा था। ये थे अपने, और अपने अपने होते हैं क्योंकि वो हमें दफनाने के लिए कब्रिस्तान भी ले जाते हैं और दफना कर आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब बगावत हुई तो जैसे ही पता चला रजिया को गिरफ़्तार कर लिया गया है और पकड़ लिया है, कैद कर लिया, वैसे ही बहराम को उसके भाई को बिठा दिया और सारे जो बड़े बड़े ओहदे थे आपस में बांट लिए। यहाँ से पता चलता है कि जब ज़िंदगी में
अपने ही जब सपने हों तो गैरों की कोई ज़रूरत नहीं है। जब अपने ही ऐसा करने लगे तो जाहिर सी बात है कि एक इंसान हिम्मत भी हार जाता है और ख़ुद से भी हार जाता है। तो इसीलिए चलो चलते हैं। तो रजिया को कैद कर लिया और बहराम को, उसका जो बहराम, अब देखो एक और नाम आ गया, बहराम भी इसका भाई था, और उसको बिठा दिया और आपस में बड़े बड़े अहदे बांट लिए। और बहराम कमज़ोर बादशाह साबित हुआ, जाहिर सी बात है कमज़ोर तो हो गई। उसके बाद अल्तुनिया को जब गलती का एहसास हुआ तो उसने रजिया से माफ़ी मांगी और रजिया से शादी कर ली। अब रजिया और अल्तुनिया ने मिलकर दिल्ली के तख्त व ताज को वापस लेने के लिए इरादा किया। जब राजपूतों के साथ मिलकर दिल्ली के तख्त को वापस लेने के लिए फ़ौज के साथ दोबारा दिल्ली की तरफ रुख किया, तो जैसे ही रजिया की फ़ौज रास्ते में थी, बहराम की फ़ौज रास्ते में रजिया की फ़ौज से मुकाबला हुआ और उनकी हार हुई और रजिया को कत्ल कर दिया। देखो बात दरअसल इतनी आसान नहीं थी, बात इतनी छोटी भी नहीं थी कि जब लगा अल्तुनिया को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने माफ़ी मांगी रजिया से। माफ़ी मांगने के बाद दोनों ने शादी कर ली। अब दोनों ने वापस दिल्ली के जो तख्त ताज को हासिल करने का इरादा किया। तो जब उस बात का पता बहराम को लगता है तो बहराम और जो अमीर थे, जो तुर्क अमीर थे, उन्होंने सोचा अगर रजिया दिल्ली के अंदर आई, क्योंकि दिल्ली के अंदर रजिया की मकबूलियत बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उन्होंने मेहनत मशक्क़त बहुत सारे काम किए थे, इसीलिए वो चाहते थे कि रजिया का जो मुकाबला है वो दिल्ली से बाहर होना चाहिए। इसलिए जो बहराम की फ़ौज थी वो दिल्ली से बाहर लड़ी और रजिया को वहाँ पकड़ लिया गया और उसको उस युद्ध में, उस जंग में कत्ल भी कर दिया गया था इसी वजह से। तो उसको कत्ल कर दिया, हार गई। अब इसके बाद देखो रजिया ने सिर्फ 3.5 साल हुकूमत की। उस मुख्तसर मुद्दत में उसने अपनी हिम्मत, हौसले और हुस्न इंतज़ामी से साबित कर दिया कि वो आले दर्जे की हुक्मरान थी। पहला क्वेश्चन आता है कि रजिया सुल्तान ने कितने साल तक हुकूमत की थी? 3.5 साल तक हुकूमत की थी। इसके बाद में और रजिया ने साबित कर दिया कि औरतें भी मर्दों से कम नहीं हैं। रजिया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली खातून हुक्मरान थी। रजिया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली हुक्मरान थी। रजिया सुल्तान को हटा दो। हिंदुस्तान की पहली हुक्मरान कौन थी? हिंदुस्तान की पहली हुक्मरान कौन थी? रजिया। कौन थी भाई? आ सकता है इस साल क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल नंबर पहला देख लीजिए, रजिया सुल्तान की खूबियाँ बयान करो। रजिया सुल्तान एक होशियार, जहन और मेहनती खातून थी और वो एक जाबाज खातून थी जो दुश्मनों का डटकर मुकाबला करती थी। और रजिया सुल्तान में वो तमाम खूबियाँ थी जो एक अच्छे हुक्मरान में होती हैं। और रजिया ने अपने हुस्न अखलाकी व हुस्न इंतज़ाम से लोगों को अपना बना लिया। अब सवाल नंबर 2, रुकनुद्दीन किसका बेटा था और किसने मारा? जाहिर सी बात है अल्तुतमिश का बेटा था और दिल्ली की आवाम ने मारा उसको। देखो रुकनुद्दीन अल्तुतमिश का बेटा था जिसकी दिल्ली की आवाम ने गुस्से में आकर मार दिया, जो एक ऐश पसंद बादशाह था। अल्तुतमिश की वसीयत क्या थी ये तुम भी जानते हो, जो देख रहे हो, पढ़ने वाले भी जानते क्या थी, क्योंकि उनकी वसीयत ये थी कि मेरे मरने के बाद कौन बैठे? रजिया तख्त नशनी पर बैठे। चलो देख लेते हैं। अल्तुतमिश की वसीयत ये थी कि वो चाहता था कि मेरे मरने के बाद रजिया सुल्तान को तख्त पर बिठाया जाए, यानी मेरी बेटी को सुल्तान बनाया जाए। इसके बाद में सवाल नंबर 4 देख लीजिए। तख्त नशीनी के बाद रजिया ने क्या अहद कर लिया था? ये अहद कर लिया था कि भाई जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी, जब तक मैं ये साबित ना कर दूं कि औरतें भी मर्दों से कम होती है। देख लेते हैं जवाब क्या कहता है। रजिया ने अहद किया, मैं अवाम की भलाई और सल्तनत की तरक्की के लिए काम करूँगी। मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूँगी जब तक कि साबित ना कर दूँ कि मैं मर्दों से कम नहीं हूँ। सवाल नंबर 5, मीर आखोर का सबसे बड़ा अहदा किसको दिया था? एक हबसी गुलाम था जिसका नाम था याकूत, उसे याद रख लो। रजिया ने मीर आखोर का सबसे बड़ा अहदा एक आपसी गुलाम याकूत को दिया था। वजह यह थी कि वो ईमानदार था और जफाकश था। सवाल नंबर 6, रजिया की फ़ौज का मुकाबला किससे हुआ था? रजिया की पहला मुकाबला हुआ था अल्तुनिया की फ़ौज से, जिसमें रजिया की शिकस्त हुई यानी हार हुई। उसके बाद दूसरा मुकाबला अपने भाई बहराम की फ़ौज से हुआ, जिसमें रजिया को कैद कर लिया और कत्ल कर दिया। 2 मुकाबले हुए इस सबक के एतबार से। इसके बाद देखो 7वां क्वेश्चन कह रहा रजिया सुल्तान ने कितने बरस तक हुकूमत की? 3.5 बरस तक क्या की थी? हुकूमत
की थी। रज़िया सुल्तान ने 3.5 वर्ष तक हुकूमत की, जो बंगाल से सिंध तक थी। जहन, वफादार, अहद, मुहाफिज जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। इनको हम जुमलों में भी इस्तेमाल करके देख लेते हैं। देखो अल्फाज, जहन, फ़िजा निहायत जहन लड़की है। वफादारी, महबूबा को महबूब के लिए वफादार होना चाहिए। ओहदा, जाहिद फ़ौज में बड़े अहदे पर थे। मुहाफिज, अल्लाह सबका मुहाफिज है। यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आगे आ रहा होगा। अब खालिस्तान देख लेते हैं इनके। रज़िया सुल्तान दिल्ली के बादशाह अल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? अल्तुतमिश की बेटी थी। ओहो, क्या चल रहा है? अल्तुतमिश की बेटी रज़िया हिंदुस्तान की पहली मलका थी और रज़िया के शौहर का नाम अल्तुनिया था। तुर्क अमीरों ने रज़िया के भाई बहराम को तख्त पर बिठा दिया। रज़िया सुल्तान ने आला दर्जे की क्या थी? एक हुक्मरान थी। ये आंसर भी दे रखे हैं इसमें 5 तक, है ना, देख लेना इसको। इसके बाद देखो वाहिद और जमा। देखो अमीर की जमा उमरा, फ़ौज की अफवाज, इख्तियार की इख्तियारात, मुश्किल की मुश्किलात, बेगम की बेगमात, किताब की कुतुब। इसके बाद में मुज़क्कर मुअन्नस देख लो। बादशाह का मुअन्नस क्या होगा? देखो बादशाह का मलका, आलिम का आलिमा, भाई का बहन, बेटा का बेटी, खान का खानम। जैसा भी याद करते हो वैसा तुम कर लेना है। फिर देखो मुहावरे, मैदान छोड़ना। रज़िया की फ़ौज को देखकर बहराम की फ़ौज मैदान छोड़कर भाग गई। हम जुमलों में इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी पता नहीं है। हथियार डालना, हार मानना। हथियार डालने का मायना तो हो गया हार मानना। जैसे आहद ने मासूम के सामने हथियार डाल दिए। मौत के घाट उतारना, मायने तो मार देना है। जैसे रज़िया ने दुश्मन फ़ौज को मौत के घाट उतार दिया। कुछ लफ्ज़ों के मुताजाद हैं, उल्टे करने हैं, विलोम शब्द हैं। मुताजाद कहते हैं हम विलोम शब्दों को, एक दूसरे की ज़िद होना। इससे निकाल लो ज़िद को। ज़िद मतलब उल्टा होना, ज़िद करना। जैसे छोटा बच्चा होता है, तुम कहो वो करो, वो मत करो, तो वो उसी को जाके करेगा। तो कहने का मतलब उल्टा करता है। वाहिद और जमा देख लीजिए। भलाई, नहीं, इसमें मिसप्रिंट हो गया है, वाहिद जमा नहीं है। तो इसमें है अल्फाज, ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, अल्फाज, और इधर आएगा मुतजाद, तो ये भी ठीक रहेगा। भलाई का बुराई, अमन का जंग, खुशहाली बदहाली। क्वेश्चन पूछा चुका है खुशहाली का, मुतजाद क्या है? बदहाली का पूछ सकता है, अमन का पूछ सकता है, शिकस्त का फतह। अब एक इक्तिबास तसरीह व सयाक़ के साथ देख लो कि दिल्ली की अवाम रज़िया की खूबियों और अल्तुतमिश की वसीयत से वाकिफ़ थे। हमने इसको यहाँ तक लिया है जब तक वो ये साबित ना कर दे कि मैं भी मर्दों से कम नहीं। तो इसका जो सियाक व सबाक होगा, ये इक्तिबास सबक शामिल निसाब में सबक रज़िया सुल्तान से लिया गया है। इसमें हिंदुस्तान की पहली खातून हुक्मरान की दास्तां को बयान किया गया है। तसरीह इस इक्तिबास में ये बताया गया है कि दिल्ली की अवाम अल्तुतमिश की वसीयत से वाकिफ़ थी। यानी हमें इसे पढ़कर जो हमारे समझ में, जो हमारे दिमाग में आता है, जो हमारे जहन में आता है, वो चीज़ आपको तसरीह में लिखनी है। इसके बाद में हम कल पढ़ेंगे, और ये हमारा हो गया रज़िया सुल्तान 13वां सबक। और उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आया होगा, और आप लोग मेहनत करते रहिए, इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और हमारा मिशन जो है वो है 100 में से 100, यानी इंशाल्लाह 100 में से 100 ज़रूर। अगर आप देखते रहोगे, हम मॉडल पेपर भी कराएंगे कि किस तरीके से आपको बोर्ड में करना है। आपको यहाँ बोर्ड पर हल करके बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आएगा, किस तरीके से नहीं आएगा। उम्मीद है कि इंशाल्लाह समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।